आरपी विजय साहब, आपका रुख करूं उससे पहले सुनील जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी राय सुन लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। अश्विनी जी नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहेंगे। अश्विनी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 वेतन आयोग की बात सिफारिश चल रही है। आप बताओ महंगाई बढ़ेगी, पर जो प्राइवेट कर्मचारी है जैसे मजदूर हुआ, मीडिया कर्मी हुआ, किसान हुआ, पेंटर हुआ, कुम्हार हुआ, इनके लिए सरकार क्या कर रही है? जो दिव्यांग आधा सहयोगी है उनके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं आऊंगा अगले सेगमेंट में, उस पर आऊंगा। उससे पहले महंगाई के मसले पर बात होनी चाहिए। खालिद साहब सुन लेते हैं उनको भी। नमस्कार खालिद साहब। हाँ सर नमस्कार। बताइए सर, सरकारी कर्मचारी भी 7 वेतन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, भाई तनख्वाह में बढ़ोतरी हो, लेकिन ये सरकार ये भी तो सोचे हमारी जैसे मजदूर और लोगों का क्या होगा। जो मजदूर मतलब किसी उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके बारे में क्या सोचा सरकार ने, ये बताइए। चलिए मैं इस पर आता हूं। उससे पहले आरपी विजय साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जेटली 7वें वेतन आयोग के जरिए महंगाई से निजात का रास्ता ढूंढ लाएंगे। बिल्कुल सही है, महंगाई धीरे धीरे कम होगी। जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे अभी भाई लोग कह रहे थे कि भाई हमारा क्या होगा, कुमार का क्या होगा, तो इन सबको जब अगर मार्केट में पैसा आता है तो जितने भी काम करने वाले हैं मार्केट में जो प्राइवेट हैं उन सबको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक तबका जो सरकारी नौकर हैं या उन्हीं को पैसा मिलेगा, इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट सभी को मिलेगा। सपोज करो आज कोई आईएएस है, उसके अंडर में 4 आदमी अपने घर पे काम कर रहे हैं, तो वो भी डेफिनेटली तनख्वाह बढ़ाने की बात करेंगे। जब आदमी की तनख्वाह बढ़ती तो डेफिनेटली वो भी दोनों हाथों से धीरे धीरे कहीं कहीं खर्च करता है, तो उनसे उनका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। और जब कंजम्पशन बढ़ता है तो इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगती है तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ये है। दूसरी चीज, अभी आप कह रहे हैं महंगाई, पैसा कहाँ से आएगा? अभी जो ब्रिटेन एग्जिट हुआ है यूरोप से, ये यूरो ग्रुप से, उसके अंदर आपको अब जो कमोडिटीज और आपका क्रूड डेफिनेटली कम होगा, काफी कम हो रहा है। और अभी आपने इम्पैक्ट देखा, अभी कम इम्पैक्ट हुआ, धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट बढ़ने वाला है और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट अपनी इंडियन गवर्नमेंट को मिलने वाला है। दूसरी ओर राजकोषीय घाटे को पूरा करने की बात करते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने की बात करते हैं। क्या दोनों चीजें साथ साथ चल पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल चल पाएगी। जैसा मैंने बताया कि अल्टीमेटली जो पैसा है, आपने अभी खंडेला जी कह रहे थे कि कुछ तो पैसा टैक्स के रूप में वापस गवर्नमेंट के पास आएगा। दूसरा, कुछ बचत हमारे इनडायरेक्टली होगी। आज सपोज करो इंडस्ट्री में ग्रोथ आती है तो उससे हमारा टैक्सेस रेवेन्यू बढ़ती है, और रेवेन्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो मिनिमाइज होगा। जो आप इम्पैक्ट देख रहे हो 1,02,000 करोड़ का, वो घट करके कम होगा, उससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आरसी चौधरी साहब, क्या आप सहमत है आरपी विजय साहब की बात से? नहीं, मैं इन चीज़ पे थोड़ी सी जो शंका है, इन्होंने सिर्फ जीडीपी पे, जो सरकार है सिर्फ जीडीपी पे बात कर रही है कि इससे इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से मार्केट में पैसा जाएगा, जीडीपी बढ़ेगी। दूसरी तरफ शंका ये भी है कि आपके जो किसान हैं, किसानों पे जो लोन था, लोन के लिए सरकार ने क्या सोचा? सरकार उनका लोन माफ़ कर सकती थी। बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर कम करती तो मानसून सत्र में उनको इन्वेस्ट के लिए लगता। नौकरीज के लिए इनके पास में क्या इश्यूज है, जो नौकरीज क्या जॉब कितने लोगों को फायदा होगा? जाहिर है जो है उनको मिल रहा है, लेकिन नई भर्तियां क्या हो रही है? सही बात है। तो बाजार में जो शंकाएं हैं वो बिल्कुल, इन्होंने जो ये एम्प्लॉयमेंट से बढ़ना चाहिए था, लेकिन अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो दूसरे तरीके से जो लोग हैं, उनके लिए भी सरकार की मंशा यहाँ पे अगर ये उजागर करते हो तो बहुत अच्छा होता। चौधरी जी मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो जो आप बेरोजगारी की बात करेगी वो खत्म होगी। चलिए मैं आऊंगा, इस पर आऊंगा। शिवजी राम जी आपके पास आना चाहता हूँ कि क्या लगता है सरकारी कर्मचारी को महंगाई से निजात मिलेगी? देखिए, ये 10 साल में एक बार वेतन का आता है, ये सरकारी सिस्टम हर बार से चला रहा है वेतन आयोग। तो जो सरकार ने किया है ये सही कदम है, और ये कोई जल्दी भी नहीं किया है, क्योंकि 1 जनवरी 2016 से ही ड्यू हो गया था, तो वैसे समय पे किया गया है। और कर्मचारियों के पास पैसे आएंगे तो कर्मचारी उनको कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। मान लो कोई रियल इस्टेट में कोई प्लॉट लेगा और लेगा, तो प्लॉट के रजिस्ट्रेशन स्टाम्प, उसमें तो इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं पैसे घूम के कहीं आपको लगता है कि ये सब फैक्टर होंगे जो महंगाई से राहत दिला पाएंगे? कोठारी साहब, आप सहमत हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है उसका जिक्र जब करते हैं तो इस बार जेटली को कुछ अच्छा मिलेगा? मेरे ख्याल से महंगाई में वृद्धि के लिए हमको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। एक साथ जब इतना सारा पैसा मार्केट में आता है, हम डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो फॉर टाइमिंग डिस्टर्ब होगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा आपकी महंगाई बढ़ेगी। विजय जी ने एक बात कही थी कि साहब वो ब्रिटेन एग्जिस्ट हो गया और क्रूड की प्राइसेस नीचे आ गई। क्रूड की प्राइसेस बहुत 2 साल से नीचे आ रही है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल की जो प्रोडक्ट मुझे पे करना पड़ता है, जो कंज्यूमर,
उसमें कमी आने की संभावना नहीं है। वो जो कमी आएगी उससे जो फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने की संभावना थी वह कमी हो सकती है, रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल हो सकता है, उससे आम आदमी को फर्क पड़ेगा। सरकार वो 1 लाख करोड़ रुपए वहां से जुटा लेगी। मेरे ख्याल से अपने फिस्कल मैनेजमेंट को सरकार अंतरराष्ट्रीय कारणों से मैनेज कर जाएगी और जो पैसा जुटाएगी सरकार, इनफैक्ट वो 1 लाख करोड़ रुपया सरकार दे नहीं रही है, कुछ पैसा, बहुत सा पैसा टैक्स के रूप में सरकार वापस ले भी रही है मुझसे, इनकम टैक्स के रूप में है, सर्विस टैक्स के रूप में है। रही बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होने वाला है। ऑलरेडी इतना सब कुछ ओवर सप्लाई पड़ा हुआ प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, पहले वो कंज्यूम हो जाए तब अपन नए किसी मतलब इतना फायदा नहीं मिलने वाला, नई भर्तियों की राह तैयार होती तो बेहतर कुछ होता। रही बात किसानों की, तो किसान का एजेंडा ही नहीं इस समय। इसमें तो एजेंडा ये है कि 7वें वेतन आयोग और सरकारी कर्मचारी। तो लेट अस टॉक अबाउट ओनली दैट पर्सपेक्टिव ओनली, अदरवाइज समाज के इतने सारे अंग हैं, हम किस किस की बात करेंगे। किसान का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, आप उसके ऊपर जो लोन इतना चढ़ा हुआ है, सुसाइड्स कर रहे हैं, तो सरकार के एक दायित्व तो बनता ना, एक बड़े सेगमेंट को आप 78% जो प्रोडक्शन कर रहा है और जो अनएम्प्लॉयड है और जो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंड है, तो उसके लिए वो उनका लोन भी तो माफ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जा सकता था। एक तरफ सरकार कोशिश कर चुकी है, उद्योगपतियों को पैसा दे चुकी है, लोन माफ कर चुकी है। निश्चित रूप से अकाल के अंदर उन्हें एक जीवनदान मिला और होना चाहिए सरकार के। आप अगर आपको लगता है कि किसानों के आपके हित की सरकार नहीं और किसानों की साहब, आप बात पूरी कीजिए, कॉलर के बाद में खंडेला साहब का रुख करना चाहूंगा। चौधरी जी की बात के लिए कहता हूँ, ये फार्मर्स की बात कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए इस मोदी गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है। क्या किया फसल बीमा में पैसा उठाया, आपने जब पैसा था उसको बढ़ा दिया, समर्थन मूल्य आपने बढ़ाया नहीं, क्या किया? खंडेला जी, समर्थन मूल्य किस चीज का बढ़ा है? पहले तो एक्चुअली सोइल टेस्टिंग हो रही है, कहाँ पे क्या पैदा होना चाहिए, जो पैदावार होगी तो अरुण खंडेला साहब, एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं, राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ। नमस्कार राजेंद्र जी। अरे एक का नहीं बोलो जी नमस्कार, कॉलर है हमारे साथ जी। ये कहना चाहता हूँ कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो है केंद्र सरकार और पूरे देश के अंदर लागू होगा, आगे जो है इसके लिए बहुत अच्छा काम होगा, देश का विकास होगा। आपको लगता है विकास होगा? धन्यवाद आपका खंडेला साहब। एक तरफ तो हम जो राजकोषीय घाटा है उसे कम करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बात होती है महंगाई पर काबू पाने की। क्या दोनों काम एक साथ सरकार कर पाएगी या फिर किसी एक मुद्दे पर सेक्रीफाइस करना होगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो 7th पे कमीशन है उसमें सर्विस टैक्स के नाम पर 0 है। जो अगर कोई कह रहा है ना सर्विस टैक्स से बचत हो जाएगी तो गलत कह रहा है, एक बात। दूसरी बात, महंगाई की जरा आप कंपोजिशन आप समझिए, यानी महंगाई जो इंडेक्स बनाते हैं उसमें 500 समथिंग जो ना आइटम्स होते हैं उसमें, और उसमें से जो बहुत जो घटने वाले हैं ना, जो वीआईपी कह लीजिए या लग्जरी कह लीजिए, आरामदायक, उनकी कीमतें घट रही हैं और बाकी जो ना उनको जो वेटेज है वो ज्यादा दिया हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडेक्स कम जा रही है, लेकिन वास्तव में जो कुछ है अति आवश्यक चीजें हैं वो वास्तव में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो महंगाई तो उसकी बढ़नी है। और इस एक मिनट सुनिए, और महंगाई की चोट तो जो ना आम आदमी पर होगी, बड़े आदमी नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जहां तक आपने ये कहा कि फिस्कल डेफिसिट, अब आप कह रहे हैं मानसून अच्छा आ जाएगा यदि, और क्रूड की कीमतें गिर जाएंगी, हम आराम से बैठे रहेंगे, घाटा पूरा हो जाएगा। ऐसे जो लोग हैं ना वो वास्तव में निष्क्रिय लोगों की समर्थन करने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मेरा ये मानना है कि क्रूड की कीमतें बढ़ेंगी। अभी आपने जो ना इसका डिफंग नहीं देखा, आपने खाली ब्रिटेन का एग्जिट देखा है। जर्मनी कह रहा है आप जल्दी से जल्दी निकलिए यहां से, फ्रांस कह रहा है हमारी बात सुनिए, ये उनमें टूटत होगी, और ये सारा का सारा ईयू है ना वो जो है ना विखंडित हो जाना है। और मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर यहां तक की बात होने लगी है कि अमेरिका को यूएनओ से निकाल दीजिए या यूएनओ को डिफेंड कर दिए। इस तरह की बात हो रही है। ये मेरी बात बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये सारी मुद्दे पर आए हम लोग, फिर से भारत पर आ जाए। नहीं भारत में नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां जो कुछ विखंडन होगा ना विश्व में वो प्रलयकारी भी हो सकता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और उसका जो है ना हम, लेकिन फिलहाल इस बीच 7वें वेतन आयोग का 7वें वेतन आयोग इस रूप में आ गया है कि आपको ये करना चाहिए। मैं इसके बारे में अगर मैं समझता हूं बाद में आप पूछते, पहली बात तो ये कि जहां तक हो सके रोक कर रखें आप, यानी जिससे कि कंपलसरी सेविंग हो जाए। वो कर्मचारी के हित में भी है, सरकार के हित में भी है, अर्थव्यवस्था के हित में भी है। और दूसरी बात ये, जो आप दे रहे हैं ना वो कम से कम खर्च होगा, लेकिन उसमें से बहुत कम खर्च ऐसा होगा जिसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं।
और अंतिम बात मैं कहना चाह आ रहा हूँ आरपी विजय साहब, आ रहा हूँ। अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार के पास में ऑब्लिगेटरी है, ये करना ही करना है, 2 महीने बाद करें या पहले करें, लेकिन ये करने के बाद में इसका एक इंपैक्ट और होगा। अभी आपने कह दिया कि साहब 8,000 करोड़ रुपए लगेंगे, जैसा आप कर्मचारी नेताजी ने कहा, मैं नहीं समझता राजस्थान के लिहाज से जो भी कुछ है, लेकिन अब जो बहुत सारे राज्य हैं देश में वो ये कहेंगे हम तो नहीं दे सकते, केंद्र को और देना। मैं राज्यों के लिहाज से भी बात करूंगा। आरपी विजय साहब आपका भी रुख करूंगा। दिनेश जी सीकर से, उनको सुन लेते हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब। बताइए सर। पारिक साहब, आपके पास बैठे आर्थिक विश्लेषक राजेश कोठारी जी। तो इन्होंने अभी ये कहा कि भाई किसानों की बातें बाद में, मैं इनसे तो ये कहना चाहूंगा कि किसान वो व्यक्ति है जो इस पृथ्वी के ऊपर दूसरा भगवान है, डॉक्टर से भी पहले है, जो हमारा पेट भरता है। और हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। और भारत के इतिहास के अंदर आप पढ़ लीजिए, उत्तम खेती बताई गई है। आपको अपनी जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक सुधारनी है तो इंडियन इकोनॉमिक्स आप चौधरी चरण सिंह जी की किताब पढ़ लीजिए पहले तो। और मैं ये कहना चाहूंगा, जितनी ये तनख्वाह कर्मचारियों की सरकार बढ़ा रही है, 131 करोड़ भारतीयों में 1 करोड़ कर्मचारियों का लाभ मिल रहा है। 130 करोड़ जो मजदूर है, मिस्त्री है, दर्जी है, नाई है, वो कारपेंटर है, छोटा किसान है, छोटा व्यापारी है, उसके लिए क्या कर रही है? देश आजाद हुआ, राजनीति दोनों मुद्दों पर बात होगी, इस पहलू पर भी बात होगी और राज्यों के लिहाज से भी बात होगी। आरपी विजय साहब आपकी बात पूरी कीजिए, ब्रेक लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और हम सबको विश्वास होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कभी निराश नहीं करने वाली है। अभी चाहे ग्रीस का संकट आया हो, चाहे अभी ब्रेक्जिट आया हो, इसका हमारे यहाँ पे मिनिमल इम्पैक्ट हुआ है। तो ये कहना गलत है कि 4.5% रेट ग्रोथ की बात करने लगे लोग बाग। सर ये देखो, जो नेगेटिव सोच वाले वो ऐसी बात करेंगे। आपको नहीं, आपने देखा कि कोई भी हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसियां, आपके मुताबिक सरकार तैयार है, लेकिन क्या राज्य 7वें वेतन आयोग के लिए तैयार है, खासतौर पर बिल्कुल राजस्थान के लिहाज से? और क्या इस बीच में बाकी 30 करोड़ जो 130 करोड़ हिंदुस्तानी है उनकी भी बात होनी चाहिए? ब्रेक के उस पर।